गुड इवनिंग बच्चों। कल के वीडियो में हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के फर्स्ट पैराग्राफ को कंप्लीट तो नहीं किया था, लेकिन इसका एक इंट्रोडक्शन हो गया था। फर्स्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्लास 9th की NCERT बुक सोशल साइंस में हिस्ट्री स्ट्रीम को फॉलो कर रहे हैं। क्लास 9th है, ठीक है। और हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा, छोटा सा ही वीडियो मैं बना पाया। आज सोच रहे हैं कि चलें थोड़ा सा लंबी दूरी तय की जाए। तो बच्चों, पिछले वीडियो में, कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से फ्रांस का राजा बना लुईस 16 1774 में, जो कि बॉर्बन परिवार, बॉर्बन वंश से बिलोंग करता था। और 20 साल की उम्र में जब वो राजा बना तो उसने देखा कि जो सरकारी खजाना है वो खाली है। सरकारी खजाना खाली क्यों हुआ? क्योंकि फ्रांस लगातार कई मोर्चों पर विश्व के अलग अलग भागों में युद्ध कर रहा था। ब्रिटेन से खास तौर से उसका युद्ध हो रहा था। युद्ध में काफ़ी पैसा खर्च हो गया। फ्रांस की सरकार को व्यापारियों से, पूंजीपतियों से लोन लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा युद्ध की आवश्यकता के लिए। और उसकी वजह से फ्रांस की सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया और उस कर्ज का ब्याज ही बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ब्याज देने में ही काफ़ी खर्च हो जा रहा था पैसा फ्रांस की सरकार का। मजबूर होकर के लुईस 16, जो उस समय फ्रांस का राजा था, उसने प्रस्ताव दिया कि वो टैक्स बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने ये आप देखिए, मैं इसको आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये यहाँ पर है ना, वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। टू meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes। ठीक है, बताया मैंने कि अपने जो खर्चे थे, जो नियमित खर्चे थे, जैसे कि सेना के खर्चे, आर्मी में खर्च आता है, ठीक है, आर्मी रखने पे, कोर्ट दरबार लगाने में, सरकारी जो कार्यालय और विश्वविद्यालय वगैरह जो चलाने में जो खर्च आता है, ठीक है, इसकी वजह से सरकार को टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिज्ड। हालांकि ये जो उपाय था ये पर्याप्त नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 estates and only members of the third estate paid taxes। ये याद रखना बच्चों। फ्रांस, मैंने फर्स्ट वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि फ्रांस का जो समाज था 18वीं शताब्दी में, वो 3 एस्टेट्स में, यानी 3 ग्रुप्स में बटा हुआ था। और जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे, सिर्फ और सिर्फ वही टैक्स पे करते थे। देखो, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट एस्टेट। मैं इस वीडियो में एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट एस्टेट बच्चों, फर्स्ट एस्टेट में जो आते थे वो आते थे क्लर्जी यानी जो प्रिस्ट होते हैं, बिशप, फादर यानी चर्च के पुजारी जो होते हैं, यानी चर्च की जो अथॉरिटी होती है, ठीक है, जो ईसाइयों का धार्मिक स्थल होता है चर्च, ठीक है, उस चर्च के जो पुजारी होते हैं उनको क्लर्जी कहा जाता है। तो क्लर्जी ये फर्स्ट एस्टेट के मेंबर और सबसे पावरफुल माने जाते थे उस समय। सेकंड एस्टेट में नोबिलिटी का मतलब राजा, राज परिवार के सदस्य, राजा के मंत्री, अधिकारी, जमींदार, सामंत, मतलब लैंडलॉर्ड्स, फ्यूडल्स, ये सब, ये नोबिलिटी कहलाते थे। ठीक है, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, मतलब ये इसके जो, इस समाज के ये जो 2 एस्टेट के मेंबर्स थे, सदस्य थे, ये किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करते थे और अधिकार इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा थे, है ना, अधिकार ही अधिकार थे इनके पास, इनके कोई कर्तव्य नहीं थे, लेकिन ये टैक्स नहीं पे करते थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा अमीर, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा पैसे वाले, सबसे ज़्यादा ज़मीन वाले, लेकिन टैक्स 1 रुपया नहीं देते थे। ठीक है,
थर्ड एस्टेट में कौन आते थे? थर्ड एस्टेट में भी 3 ग्रुप था, लेवल वाइज, है ना, लेवल वाइज स्तर के अनुसार 3 ग्रुप था। फर्स्ट लेवल में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स वगैरह थे। सेकंड लेवल था पीजेंट्स और आर्टिसंस का, यानी किसान और कारीगर वगैरह का। और जो थर्ड और सबसे निचले स्तर के जो लोग थे वो स्मॉल पीजेंट, यानी बहुत छोटे, है ना, बहुत छोटे किसान और लैंडलेस लेबर, भूमिहीन मजदूर, ऐसे मजदूर जिनके पास ज़मीनें नहीं होती थी, सर्वेंट, नौकर वगैरह। तो लेकिन ये जो टैक्स पे करने का काम होता था, जो कर जो देते थे, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट के मेंबर्स देते थे और कोई नहीं देता था। ठीक है, ना फर्स्ट ना सेकंड। ये हो गया। इसके बाद द सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स was part of the feudal system that dated back to the middle ages। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये ये समाज जो एस्टेट्स में बटा हुआ था फ्रांस में, ये सामंतवादी व्यवस्था का एक प्रतिरूप था। ठीक है, जो मध्ययुगीन समय की याद दिलाता था। मध्ययुगीन यानी मिडविल हिस्ट्री, मध्ययुगीन जो सभ्यता होती थी, जमींदारी और सामंतवादी व्यवस्था, उसमें। The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1788। ओल्ड regime का मतलब, फ्रांस के लिए ओल्ड regime का मतलब था कि 1789 से पहले का जो सामाजिक ढांचा था फ्रांस का, जो सामाजिक ताना बाना था, सामाजिक जो कई स्तर के लोग थे, है ना, उसको कहा जाता है ओल्ड regime। 1789 से पहले का फ्रांस का समाज, है ना, दैट इज टर्म्ड एज ओल्ड regime। ठीक है, 1789 को इसलिए कंसीडर किया है बच्चों कि 1789 जो है वो एक ऐसा वर्ष था जब फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसलिए इस 1789 वर्ष दिया गया। ये फिगर 2 शोज हाउ सिस्टम ऑफ एस्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। फिगर 2 मैंने आपको अभी दिखाया स्क्रीन पे और एक्सप्लेन किया बच्चों किस तरह से फ्रांस का समाज बटा हुआ था, इसमें दिखाया गया है। प्लीज़ अब ध्यान से सुनो, बहुत मज़ेदार तथ्य जो दिया हुआ है, फैक्ट दिया हुआ है इसमें। क्या? पीसेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, जो किसान थे, पीसेंट यानी जो किसान थे, वो फ्रांस की जनसंख्या का 90% हिस्सा थे। यानी अगर मान लो कि उस समय फ्रांस की जनसंख्या 100 लोगों की रही होगी तो 90 सिर्फ किसान थे। ठीक है, हाउएवर, हालांकि ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड, लेकिन उनमें से इस 90% किसानों की जनसंख्या में से सिर्फ बहुत कम, कुछ ही किसानों के पास उनकी खुद की ज़मीन होती थी, यानी जिस ज़मीन पे वो खेती करते थे वो उनकी हो, ऐसा कुछ किसानों के साथ ही था। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट। लगभग पूरी कुल कृषि भूमि का 60% हिस्सा नोबल्स यानी जमींदारों, राजा, सामंतों, चर्च और जो रिचर मेंबर हैं, थर्ड एस्टेट के जो अमीर व्यक्ति हैं, थर्ड एस्टेट में भी बच्चों जो अमीर, जो बिग बिजनेसमैन मैंने अभी दिखाया था फिगर में, उन लोगों के पास जमीनें थीं। ठीक है, 60% जमीन। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट्स, दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। और जो पहले दो एस्टेट यानी फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट, ठीक है, जैसे क्लर्जी यानी जो पुजारी वगैरह चर्च के, और नोबिलिटी यानी जो जमींदार, सामंत, राजा के मंत्री वगैरह वगैरह। ठीक है, इनको जन्म से ही कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त हो जाती थी। यानी अगर किसी बच्चे ने सामंत या जमींदार के घर में जन्म लिया, बस वो जन्म लिया और उसके साथ वो अधिकार, वो सुविधाएं जुड़ गई। जैसे अब आप अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं इंडियन सोसाइटी से आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल पूर्व काल में, अब नहीं, अब तो भारत एक संवैधानिक देश है, हम संविधान का पालन करते हैं। ठीक है, लेकिन
1947 से पहले, 1947 से पहले जब हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो ख़ास तौर से हिंदू धर्म में बच्चों जाति व्यवस्था तो आज भी है, पर वो सेल्फ कंसीडर है, मतलब संवैधानिक मान्यता नहीं है। संविधान ने हम सबको बराबरी का दर्जा दिया है, ठीक है। लेकिन आज़ादी से पहले क्या था कि जो सामाजिक व्यवस्था थी, जिन तथाकथित जो अपने आप को उच्च वर्ण का कहते थे, सवर्ण कहते थे, बड़ी जाति के कहते थे, जैसे जो पृष्ठ वर्ग होता था, पुजारी वर्ग, ब्राह्मण वर्ग जो होता था, तो अगर ब्राह्मण के घर में किसी बच्चे ने जन्म ले लिया, तो वो जन्म ले लिया तो उसको जन्म से ही कुछ विशेष सुविधाएं मिल जाती थीं, ठीक है। मतलब लोग उसको प्रणाम करेंगे ही करेंगे, भले ही वो कोई भी काम करे, गलत काम करे, वो अपने जो सामाजिक व्यवस्था के तहत जो उसको जो कार्य दिया गया है, उस कार्य के अलावा कोई और काम भी करे तो भी लोग उसको प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है, मतलब बाय बर्थ ही उसको वो सुविधा मिल गई, भले ही वो उन पैरामीटर्स को वो पूरा न करता हो, उन मानदंडों को वो पूरा न करता हो, लेकिन जन्म ले लिया तो वो बड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही फ्रांस में भी था। अगर किसी बच्चे ने जन्म ले लिया जमींदार, सामंत या राजा या किसी परिवार में, तो वो उसको कुछ सुविधाएं जो हैं, प्रिविलेजेस यानी सुविधाएं मिल गई, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। और सबसे इम्पॉर्टेंट सुविधा जो मिल जाती थी जन्म लेते ही बड़े घर में, वो ये थी कि उसको टैक्स नहीं देना है, उसको राजा को या सरकार को टैक्स नहीं देना है, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, ठीक है। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। इसके अलावा ये जो नोबल्स थे, ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो अमीर लोग थे, जमींदार सामंत वगैरह, इनको कुछ सामंतवादी सुविधाएं भी मिली हुई थी। क्या? दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। मतलब फ्यूडल ड्यूज यानी अगर जमींदार है, जमींदार परिवार, सामंत परिवार का व्यक्ति है, तो वो जन्म ले लिया तो उसको एक अधिकार मिल गया। क्या? कि वो किसानों से वो वसूली करेगा, है ना। भले उसके पास ताकत हो ना हो, जो भी हो, लेकिन वो किसानों से वसूली करेगा और किसान उसको मतलब कुछ ना कुछ देंगे। फसल होगी तो वो उसके घर पे पहुंचाएंगे, पैसा पहुंचाएंगे। पहला अगर उसके किसान के खेत में अगर सब्जी लगी है, मान लो कि उसके किसान ने सब्जी लगाई, कद्दू लगाया, मान लो कद्दू का जो पहला फल होगा, वो पहला फल वो नहीं खाएगा, उसका परिवार नहीं खाएगा, वो तोड़ के वो जमींदार सामंत के घर पे जाएगा, उसका पैर पकड़ेगा, उसके पैरों में रखेगा कि ये लीजिए मतलब कि महोदय, महाशय, है ना, ये आपके चरणों में समर्पित है, आप पहले इसका भोग लगाइए, है ना, इसको, है ना, ये दैट इज फ्यूडल ड्यूज। पीजेंट्स वर ओब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। मतलब जो किसान थे वो बाध्य थे कि वो अपने मालिक यानी जमींदार या सामंत के घर पे काम करेंगे, उसके घर में, उसके खेत में काम करेंगे। टू सर्व इन द आर्मी, सेना में भी काम करेंगे, और टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, और अगर सड़क वगैरह बन रही है तो उसमें भी वो मजदूरी करेंगे। मतलब दे आर बॉन्ड ओबिलाइज्ड, बाध्य थे, मतलब उनकी मर्जी नहीं थी कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, उन्हें काम करें। जमींदार के खेत में काम कर देंगे, लेकिन उसके घर में जो है झाड़ू पोछा ये सब नहीं करेंगे। नहीं, आपको करना पड़ सकता है, आप करेंगे, ठीक है। मतलब अगर आपने किसान के घर जन्म ले लिया तो आपको ये सब काम करना ही है, और अगर आपने सामंत के घर में जन्म ले लिया तो आपको ये सब काम करवाना है इनसे। इस तरह की व्यवस्था थी, ठीक है। द चर्च too extracted its share of taxes called tithes from the peasants, and finally all members of the third estate had to pay taxes to the state. और चर्च जो कि सबसे ऊपर था, शक्तिशाली था, ठीक है,
वो भी किसानों से कर वसूलता था, टैक्स वसूलता था, जिसको टीथेस कहा जाता था। ठीक है, और इस तरह से थर्ड एस्टेट के हर मेंबर, हर सदस्य जो थर्ड एस्टेट से बिलोंग करते थे, उसके प्रत्येक सदस्य को किसी न किसी रूप में टैक्स देना पड़ता था राज्य को, राज्य यानी शासन को, सरकार को, चाहे चर्च को। These included a direct tax called tally and a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt or tobacco. बच्चों, पहले तो मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि जो टैक्स होते हैं, जो टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, दो तरह के टैक्सेस होते हैं। ठीक है, दो तरह के टैक्सेस, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो जैसे बच्चों, जैसे तुम अपने पापा मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, जो भी मान लो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप पूछना कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स एक होता है, जैसे आपने साल भर कितनी आमदनी की, कितना इनकम किया, तो उस पर कुछ परसेंट जो है सरकार को टैक्स देना पड़ता है। बच्चों, ये डायरेक्ट टैक्स कहलाता है ना, इट इज़ डायरेक्ट टैक्स। सीधा सीधा सरकार आपसे टैक्स लेती है कि भैया आपने साल भर में इतना कमाया तो इतना परसेंट हमको दो, डायरेक्ट टैक्स। और कुछ टैक्सेस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट, जैसे आप सपोज दुकान पे गए और दुकान पे आपने मान लो कि कोलगेट पेस्ट खरीदा, आपने कोलगेट पेस्ट खरीदा, मंजन खरीदा, पेस्ट है ना, तो उस पर मान लो आपने 50 रुपये में ख़रीदा, तो 50 रुपये आपने दिया उसको, दुकानदार को, समझ लीजिए कि उसमें 2-3 रुपये 4 रुपये आपने सरकार को टैक्स भी दे दिया उसी में, क्योंकि उसमें उस 50 रुपये में टैक्स भी इंक्लूड होता है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स कहलाएगा, यानी अप्रत्यक्ष रूप में आपने कोई वस्तु खरीदी, और ख़रीदी तो आपने उसी में सरकार को टैक्स भी दे दिया। तो इस तरह से टैक्स जो है ना वो दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उस समय जो फ्रांस के जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे, उनको डायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ता था और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स एक था जो टैली नाम का टैक्स था, जो डायरेक्ट था, जो सरकार को सीधे सीधे देना पड़ता था। और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो कि एवरीडे कंजम्पशन के आर्टिकल्स, यानी रोज़मर्रा की चीज़ जो उपयोग में होने वाली जो चीज़ें थी, वो जब खरीदते थे लोग तो उस पर टैक्स देना पड़ता था, जैसे नमक हो गया, तंबाकू हो गया, वगैरह वगैरह। The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone. और सरकार जो भी वित्तीय गतिविधि, सरकार की जो भी वित्तीय गतिविधि होती थी, पैसे रुपए से लेकर से जुड़े जो भी क्रियाकलाप होते थे, है ना, जो कि टैक्स वसूली वगैरह जो भी है, तो इसका जो बर्डन, यानी इसका जो बोझ होता था, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट के मेंबर्स पर ही डाला जाता था। यानी अगर सरकार को पैसा कमाना है, पैसा वसूलना है, तो थर्ड एस्टेट के मेंबर पर टैक्स लगा दो, उनसे पैसा वसूलो। जबकि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट वाले सबसे अमीर होते थे, सबसे शक्तिशाली होते थे, लेकिन उन पर कोई किसी तरह का टैक्स नहीं लगता था। बच्चों, आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक। मैं आप जितने भी, एक बच्चा भी अगर क्लास 9th का एक बच्चा भी अगर इस वीडियो को देखता है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करे, लाइक करे, अपने 9th के साथियों को बच्चों बताए, और वो लोग भी इसका लाभ लें। ठीक है, मैंने 10th के लिए 10th का सिलेबस पूरा ख़त्म कर दिया इस तरह से वीडियो बना के। यूट्यूब पे मेरे 10th के सारे वीडियोस हैं आपके सोशल साइंस स्ट्रीम के, और मैं 9th के लिए अब मैंने स्टार्ट किया है। 9th के बच्चों, आप लोगों के पास भी समय कम रह गया है, ठीक है, और मैं चाहूँगा कि 9th के बच्चे देखें, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को बताएं, और उनको क्या प्रॉब्लम है, किस सब्जेक्ट, किस चैप्टर में उनको वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, वो मुझे कमेंट में बताएं, मुझे कमेंट करें, और जो जानते हैं वो मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बच्चों, मैं इसका लिंक शेयर करूंगा आपसे,
ओके बाय।